अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद बुरी तरह शिकस्त जो पाकिस्तान को हुई है, उसके बाद बोर्ड में काफ़ी हलचल मच गई है। ये कोई पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है, हमेशा से यही होता आ रहा है। बोर्ड में बैठकें बड़ी बड़ी बैठती हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स आके एक्स क्रिकेटर बैठते हैं, अपने अपने मशवरे देते हैं। तो ये कोई पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए कोई नई बात नहीं है। और बाबर आजम के लिए खैर हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट में मैं समझता हूँ कि ये शुरू से यही रवायत चलती आ रही है। तो क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां होने जा रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आज पीएसएल के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं कि इसको क्या उसको कहते हैं, वेन्यू चेंज होने के बारे में बातें चल रही हैं। तो इसके बारे में आज काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है ज़का अशरफ की। आज ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो बाबर आजम की ऑस्ट्रेलिया के दौरे के हवाले से क्या होती है, कैप्टनसी होती है कि नहीं होती, मिलती है कि नहीं मिलती, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं जी आज की खबरों की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं जी। पाकिस्तानी जो आज ज़का अशरफ साहब ने बैठक बैठाई है, बड़े बड़े प्लेयर्स जो कि मैं समझता हूँ आजकल आना जाना क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी प्लेयर्स का लगा हुआ है। कुछ तो लगे हुए हैं अपनी कुर्सियाँ शुर्सियाँ बचाने के लिए, और कुछ लगे हुए हैं जी हमें कोई नई पोजीशनें मिल जाएँ, नई सीटें मिल जाएँ। तो उस मामलात में भी लगे हुए हैं हर कोई प्लेयर। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो क्या उसको कहते हैं, जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली सारे बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कैप्टनसी नो डाउट उनसे अच्छी नहीं हुई, लेकिन सारा कसूर बाबर का नहीं है। तो उसी के बारे में बोर्ड ने डिस्कशन के लिए आज यूनस खान को बुलाया, सुहेल तनवीर को बुलाया, मोहम्मद हफीज़ आए जो कि पिछले दिनों जब इंतजाम थे उनके साथ। तो जब वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे तो उससे पहले ही उन्होंने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट टीम जब अनाउंस हुई थी वर्ल्ड कप के लिए, उससे एक दिन पहले ही रिज़ाइन कर दिया था। लेकिन अब इंतजाम क्योंकि जा चुके हैं तो अब फिर हफीज़ को उन्होंने दोबारा से बुलाया और हफीज़ से गए हैं, उनके साथ मुलाकात की है। सुहेल तनवीर आए थे, वहाब रियाज आए थे जो कि पंजाब में रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनके साथ आज बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है। और क्या उसको कहते हैं, यूनस खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि यूनस खान को बोर्ड में बड़ा होता मिलने जा रहा है। हफीज़ के साथ साथ यूनस खान को भी शायद सिलेक्शन कमेटी का मेंबर और बनाया जाए। तो देखें क्या आने वाले दिनों में बोर्ड फैसला करता है। लेकिन आज की बड़ी खबर यही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने एक्स प्लेयर्स के साथ रबते शुरू कर दिए हैं। अजहर अली के बारे में सुनने में आ रहा है कि अजहर अली भी ज़का अशरफ साहब से मुलाकात की है। तो यही चीज़ जो है बड़ी गलत है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कि जब आप नॉन टेक्निकल बंदा जब चेयरमैन बैठा दोगे तो वो इसी तरह करेगा। जब आप नॉन टेक्निकल बंदा जिसको कुछ क्रिकेट का पता ही नहीं है, इवन कि हम फैंस को और सपोर्टर्स को उन ज़का अशरफ साहब से ज़्यादा पता होगा, जो अब कभी एक्स प्लेयर्स को बुला लेते हैं, कभी किसी को बुला लेते हैं मीटिंग करने के लिए। नो डाउट उनके ऊपर तनकीद हो रही है, लेकिन वो डेफिनेटली जब नॉन टेक्निकल बंदा जिसको कुछ पता ही नहीं, पॉलिटिक्स से वो सीधे इधर आ गए हैं, तो वो इसी तरह के डिसीजंस देखने को मिलेंगे आपको कि वो एक्स प्लेयर्स का सहारा लेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके साथ करेंगे बातें, फिर उनसे मशवरे लेंगे और फिर जो कोई कहेगा उसके पीछे लग के तो फैसले करेंगे। ये तो चलता आ रहा है, यही हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बोर्ड में तो कम से कम प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स ही होने चाहिए जिनको क्रिकेट का पता हो। ग्रास रूट लेवल से ही शुरू होना चाहिए काम। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होनी चाहिए। ये चीज़ गलत है, इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए प्रॉपरली तौर पे मैनेजमेंट होनी चाहिए इसके ऊपर। कि कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा, इसके ऊपर एक प्रॉपर कानून होना चाहिए कि नॉन टेक्निकल बंदा कभी भी बोर्ड का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। लेट्स सी क्या गवर्नमेंट फैसला करती है। और फिलहाल जो एक्सटेंशन ज़का अशरफ को 3 महीने की मिली है, उसमें वो अभी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि अच्छे डिसीजंस हो जाएँ ताकि वो बच सकें। लेकिन लेट्स सी क्या बनता है, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं तो उसके बाद फैसला होगा। अभी क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है ऑस्ट्रेलिया जाएगी, और क्रिकेट का जो बहुत बड़े धड़े हैं वो कह रहे हैं कि एक धड़ा कह रहा है कि जी बाबर आजम को कैप्टनसी देनी चाहिए टेस्ट क्रिकेट की, उसके अलावा वनडे और ओडीआई से हटा देना चाहिए। क्योंकि वनडे हमारा अभी 1 साल का गैप है, अभी तक 1 साल के अंदर हमारा कोई भी वनडे नहीं है। ऐसी गंदी क्रिकेट बोर्ड है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का कोई वनडे मैच ही नहीं है, कोई वनडे सीरीज ही नहीं है। टी ट्वेंटी लगाई हुई है, यही वजह है कि हमारे प्लेयर डेवलप नहीं होते। अब टेस्ट सीरीज़ के बाद, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट सीरीज़ के बाद हम लोगों ने सीधा उधर जाना है न्यूजीलैंड टी20 के लिए। तो टी20 के लिए आपको पता है 2 उम्मीदवार बड़े तगड़े इस टाइम माने जा रहे हैं रिजवान और
शाहीन अफरीदी जो हैं कप्तानी की दौड़ में लगे हुए हैं, और इधर से सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम को कैप्टनसी दी जाएगी और एक मौका दिया जाएगा ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में। तो मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा चैलेंज होगा बाबर आजम के लिए अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करना, और कैप्टनसी को बचाने के लिए अगर तो वो ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल सीरीज़ में अगर वो जीत जाते हैं, जो कि कोई भी कप्तान मैं समझता हूँ अभी तक इतना को खास इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर सके, जो भी कैप्टन आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज बड़ी मुश्किल सीरीज होती है, वहाँ से जीत के आना इतना आसान नहीं है। तो अगर बाबर आजम उधर से एक दफ़ा फिर नाकाम हो गए तो फिर बोर्ड के लिए सीधा सीधा रास्ता है कि 2 वर्ल्ड कप, T20 के, एशिया कप, फिर ये ODI का कप, तो ये 4 और फिर ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और जो भी सीरीज़ वगैरह हुई हैं, आपको इंग्लैंड ने घर आके मारा, तो बोर्ड के पास बड़े वजूहात हो जाएंगे बाबर आजम को निकालने की। तो ये मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के लिए एक चांस है, और हो सकता है कि बाबर आजम को टेस्ट का ही कैप्टन इस सीरीज़ के बाद भी रखा जाए, और बाकी 2 जो ODI की और T20 की कैप्टनसी है वो किसी और को दी जाए। इसका फैसला मैं समझता हूँ बड़ा रिस्की हो गया, और बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और उसके ऊपर प्रॉपर तैयारी के साथ, और टीम में वो प्लेयर्स होने चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करें। इसी में बाबर आजम की भी बेहतरी है और टीम के भी इसी में बेहतरी है। तो देखे वो क्या रुख बनाती है क्रिकेट बोर्ड ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ के बाद, क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियां मेरे ख्याल से होंगी इस टाइम। तो करंट सिचुएशन में T20 का कप्तान देखें, शाहीन भी उम्मीदवार हैं और वो भी रिजवान भी उम्मीदवार हैं, तो देखें किसको बनाते हैं, क्योंकि डेफिनेटली शादाब खान तो नहीं बनेंगे। हमारे यहाँ पे कल्चर ही नहीं है कि प्लेयर्स को साथ डेवलप किया जाए। शादाब की अपनी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है। आप देख लें इंडिया में जब धोनी कप्तान थे तो उनके साथ विराट कोहली वाइस कैप्टन थे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जब धोनी गए हैं तो विराट को कप्तानी मिली है। तो इसी तरह हर टीम में होता आया है। जब ब्रैडन मैकलम न्यूजीलैंड के थे, उनके साथ भी केन विलियमसन को लगाया, तो उसके बाद केन विलियमसन आए हैं और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। तो जब तक हमें यही नहीं पता कि हमारा कैप्टन और वाइस कैप्टन को किस तरह लेके चलना है, तो फिर समझ नहीं आएगी। यही स्ट्रक्चर, यही हाल हमारा डोमेस्टिक का भी है कि डुअल पॉलिसी के साथ PCB जो है चलता है। अगर कोई बंदा PSL में परफॉर्म कर देता है तो वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम में ले आते हैं, और अगर कोई बंदा डोमेस्टिक में परफॉर्म करता है, करी जा रहा है तो उसको लेके नहीं आते। जैसे अब सैम अयूब दे दें, कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे रहा है डोमेस्टिक में, लेकिन उसको नहीं लेके आ रहे। शर्जील की 2 सेंचुरियाँ हो गई हैं, नहीं आ रहे। और अब जब वो सिलेक्ट करने की बारी आती है तो फिर कहते हैं जी आपने CPL में अच्छा परफॉर्म किया, बांग्लादेश की परफॉर्म में अच्छा किया, लीग में PSL की बेस पे आप लोग टीम को ले लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बिल्कुल बोर्ड को खुद भी नहीं पता कि किस स्ट्रेटेजी के साथ जाना है। किसी एक को रख लेना चाहिए कि आपने PSL के फॉर्मेट के ऊपर जाना है या फिर डोमेस्टिक की फॉर्मेट पे जाना है। तो यही वजह कि कल गंगोली का, परसों भी मैंने आपको बताया था कि गंगोली ने कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ग्रास रूट लेवल पे, डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उधर से हम लोग प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं। तो हमें भी यही चाहिए कि कम से कम अपने स्ट्रक्चर को नहीं तो दूसरों के स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर लें। आप लीग्स को छोड़ दें, ठीक है, अगर PSL में कोई बंदा परफॉर्म करता है, आप उसको कहीं डोमेस्टिक में हो, डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, फिर उसको क्या उसको कहते हैं टीम में लेके जाना चाहिए। यही वजह है कि हमारे जो भी अभी करंट टीम में प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं करते और स्ट्रेट फॉरवर्ड PSL वगैरह या किसी भी लीग से परफॉर्मेंस से बाद सीधे टीम में आ जाते हैं। डोमेस्टिक में परफॉर्मर जो हों उनको ऊपर लेके आना चाहिए, इनका साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये एक बोर्ड को चाहिए कि एक रूल पक्का बना के रख लें कि जो बंदा PSL में परफॉर्म करेगा उसको डोमेस्टिक में लेके आएं, डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करे उसको पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए। तो ये एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे जो अभी तक समझ आ रहा है कि क्लब क्रिकेट से लोग जो हैं वो इसी तरह डेवलप होते हैं। जब उनको प्रॉपरली तौर पे रोड मैप ही नहीं मिलेगा तो वो किस तरह जाएंगे। तो देखें अब क्या बनता है। बाबर आजम की कप्तानी एक दफ़ा फिर से खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि अगर बाबर आजम ने कप्तानी अच्छी नहीं की ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर तो फिर डेफिनेटली टेस्ट साइड पे सरफराज और शान मसूद इस टाइम तो कैंडिडेट बड़े स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं। T20 में तो शायद शुएब मलिक को चांस दिया जाए, देखें अब क्या बनता है। लेकिन रिजवान एक बेहतर ऑप्शन के तौर पे ज़ाहिर बात है सब कुछ नज़र आ रहे हैं। तो T20 में शायद रिजवान लाइक भी करते हैं और शाहीन भी लाइक करते हैं बजाय ODI और टेस्ट के। तो टेस्ट तो शाहीन के बस की गेम नहीं है। मैं समझता हूँ कि T20 भी कोई इतनी को ख़ास नहीं है, वो तो PSL एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रॉपर टीम की कप्तानी करना एक अलग चीज़ है। शाहीन मुझे कोई अफेक्टिव नहीं लग रहे, लेकिन ये कि रिजवान को चांस मिल सकता है। तो देखें ये सारी सिचुएशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के बाद ही होने जा रही है।
तो ये सिचुएशन थी आज की। बड़ी बैठक हुई है, उसमें काफ़ी लोगों ने ये बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको एक चांस दिया जाए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का। तो मुश्किल सीरीज़ है बाबर आजम के लिए, टफ कंडीशंस हैं, लेट्स सी कैसा प्ले करते हैं बाबर आजम। तो आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ मैं आता हूँ। पीएसएल की जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनके दरमियान मीटिंग हुई है, क्योंकि जो कि अब पीएसएल जो 9th एडिशन होने जा रहा है पीएसएल का, वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत वेन्यू चेंज करने के बारे में बातें शातें चल रही हैं। उसका 8 फरवरी से लेके 24 मार्च तक पीएसएल 9 जो है वो अभी तक की इतलात के मुताबिक सोर्सेज जो बता रहे हैं कि डन हो गया। तो इसके लिए डेफिनेटली पाकिस्तान में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। तो यही वजह है कि पीएसएल के जो इब्तदाई 15 दिन का है, पीसीबी वो कह रहा है कि इसको दुबई में शिफ्ट किया जाए। लेकिन शुरू में स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रेंचाइज ओनर्स की तरफ से बिल्कुल उन्होंने ना कर दिया, करारा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है और हम लोग पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल इसको लेके आए हैं और सारे मैचेस हम लोग पाकिस्तान में खेलेंगे। इसके लिए डेफिनेटली वो कहते हैं कि सोर्सेज और वो जो हैं बढ़ जाते हैं, डेफिनेटली वो इसमें अखराजात जो है वो बढ़ जाते हैं और वो किस तरह मैनेज करेंगे 15 दिन अगर दुबई का हो जाए। लेकिन पूरे तौर पे उन्होंने पीसीबी ने उनको बड़ा कोशिश की है कन्विंस करने की कि 15 दिन यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं और यहाँ पे आपको भी पता है कि जो इलेक्शंस कम हो जाता है महीनों पहले मामला जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो 15 दिन सिक्योरिटी अगर इश्यूज की वजह से अगर दुबई में जाते हैं तो देखें, अभी तक की इतलात के मुताबिक प्रोडक्शन टीम को भी उन्होंने पीसीबी ने कह दिया है कि आप लोग रेडी रहें, 15 पहले दिन जो हैं वो दुबई में हो सकते हैं। लेकिन आज स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने ना कर दिया। फ्रेंचाइज ओनर जो थे 6 के 6 उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम लोग पाकिस्तान का ब्रांड है और पाकिस्तान में ही खेलेंगे, बड़ी मुश्किल से क्रिकेट लेके आए हैं। फिर पीसीबी ने एक उनसे कहा है कि हम लोग उनसे पूछ लेते हैं, अपनी टेक्निकल कमेटी कह रहा हूँ उनसे, जो सिक्योरिटी के हैं हेड इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं उनसे पूछ लेते हैं कि हमें अगर वो सिक्योरिटी क्लियरेंस देते हैं, 15 दिन की सिक्योरिटी देते हैं, तो फिर हम लोग डेफिनेटली पाकिस्तान के पीएसएल के जो मैचेज हैं वो पाकिस्तान में करवाएंगे। और अगर हम सिक्योरिटी इश्यूज नहीं सोल्व होते तो फिर अल्टीमेटली दुबई का रुख करना पड़ेगा। इसके बाद सेकंड ऑप्शन एक जनूबी अफ्रीका का भी आ रहा था, लेकिन वहाँ पे अखराजात इससे भी ज़्यादा डबल हो जाने थे क्योंकि दुबई हमें करीब पड़ता है और यहाँ पे एशियन रीजन्स के लोग ज़्यादा आते हैं, गेट मनी भी ज़्यादा है। डेफिनेटली जब आपके इंडियन, बंगाली, पाकिस्तानी दुबई वगैरह वाली साइड पर ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा मैच देखने आएंगे, बजाय कि एज़ कम्पेयर टू अगर आप जनूबी अफ्रीका की तरफ जाएँ तो वहाँ पे कम लोग देखेंगे, गेट मनी भी कम होगी, व्यूवरशिप तो डेफिनेटली मिल ही जाती है ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू या जैसे इस तरह करके। लेकिन क्या उसको कहते हैं, गेट मनी जो है वो बिल्कुल ही कम होगी और इसका ट्रेंड भी कम रहेगा। तो जनूबी अफ्रीका की तरफ बहुत मुश्किल चांस लग रहा है, लेकिन ये चांस ज़ाहिर बात है बिल्कुल है कि दुबई ऑप्शन कंसीडर कर रहे हैं पहले 15 दिन के लिए, कि पहले 15 दिन जो हैं पीएसएल 9th एडिशन का जो है सिक्योरिटी की वजह से उसको शायद आगे जाना पड़े, दुबई 15 दिन दुबई करवा के उसके बाद सारा पीएसएल जो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए। लेट्स सी क्या बनता है ये आने वाले दिनों में। जब कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कल फिर एक बड़ी खबर के साथ आऊँगा। कल बड़ी तगड़ी बैठक होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और ये फैसले होने जा रहे हैं कि क्या बनेगा आने वाले दिनों में। तो इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात करूंगा। तब तक मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।